गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल बेसिकली उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरफेज और एक एम फेज़। सेल साइकिल की जो एम फेज़ है वो सेल की एक्चुअल डिवीज़न फेज़ है, जिसमें सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ साथ में साथ में एक फेज़ और चलती है जिसे हम इंटरफेज़ कहते हैं, आई फेज़ या इंटरफेज़, जिसे हिंदी में अंतरावस्था कहते हैं। यह अवस्था दिखने में ऐसा लगता है कि एक विश्राम अवस्था है, लेकिन ये वास्तव में विश्राम अवस्था नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही सक्रिय अवस्था होती है, काफ़ी एक्टिव स्टेज होती है, जिसमें जो सेल है वो अपना पूरा ग्रोथ जो है वो करती है। सेल की साइज़ ग्रोथ होती है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। एक तरीके से ये सेल के डिवीज़न की जो पूर्व तैयारी है वो इंटरफेज़ में होती है। ह्यूमन के अंदर जो सेल डिवीज़न है, सेल साइकिल है, वो 24 आवर्स की होती है, जिसमें 95 to 97% जो टाइम है वो इंटरफेज़ में ही स्पेंड होता है। बाकी का जो टाइम है 3 से 5 मिनट का, जो 3 से 5% का जो टाइम है वो एक्चुअली सेल को डिवाइड होने में लगता है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो इंटरफेज़ है वो खुद 3 फेजेस में बटी हुई होती है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ यानी ग्रोथ 1 फेज़ जो है उसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन से पहले की जो तैयारी है और रेप्लिकेशन से पहले जो उनको आवश्यक प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, उनका निर्माण होता है। एस फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज़ जो है वो आगे की जो ग्रोथ है उसके से रिलेटेड या जो ऑर्गेनल्स हैं उनके संख्या को बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी सेल्स जो हैं वो डिवीज़न फेज़ में नहीं जाती हैं, और जब बल्कि एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, एक शांत अवस्था में चली जाती है, एक क्विसेंट स्टेज में चली जाती है जीवन के बाद में, तो उसको हम G0 फेज़ कहते हैं। कुछ सेल्स जो है वो G0 फेज़ में चली जाती हैं, जो कि एक शांत अवस्था है, एक क्विसेंट स्टेज है, और इस अवस्था में जाने के बाद वो सेल डिवाइड नहीं होती है। कुछ सेल्स वापस से G0 फेज़ से फिर से आ जाती हैं, फिर से सक्रिय हो जाती हैं, उनका जो अंदर का न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोमल पार्ट है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से डिवीज़न के साइकिल के अंदर एंटर हो जाती हैं। जबकि कुछ सेल्स, जैसे कि जो न्यूरॉन्स वगैरह की जो सेल्स हैं जो आगे डिवाइड फर्दर नहीं होती हैं, तो उनमें वो G0 फेज़ में ही रहती हैं। इतना हमने अपने पुराने वीडियो में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि सेल साइकिल में कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं। सेल साइकिल, जब पूरी सेल साइकिल चलती है तो कुछ जगह पे, बेसिकली 3 जगह पर चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सेल की जो साइकिल है वो सही प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, उसको पूरी उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, या तो उस प्रॉब्लम को सही किया जाता है। अगर प्रॉब्लम रिपेयर हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, और अगर प्रॉब्लम की रिपेयरिंग नहीं हो रही है, प्रॉब्लम इररिपेयरेबल है, तो उस सेल को मार दिया जाता है, या मतलब वो सेल डेथ में चली जाती है, जिसे कि हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। These checkpoints verify the processes at each phase of cell cycle have been accurately completed before progression into the next phase। मतलब एक फेज से जब सेल साइकिल दूसरे फेज में जाएगी तो उसके बीच में ये चेक पॉइंट्स उपस्थित होते हैं, जो ये चेक करते हैं कि ये फेज में सब कुछ सही था और सेल साइकिल अगले फेज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसमें अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अगले फेज में जाने के लिए तैयार है। There are three main checkpoints that control the cell cycle in eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बेसिकली 3 मेन चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल के अंदर। वो चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? G1 चेक पॉइंट एट द G1 S ट्रांजिशन। G1 फेज और S फेज, दो फेज के मध्य में, जहाँ सेल साइकिल G1 को छोड़ करके और S1 में एंटर हो रही है, यानी G1 और S के मध्य की जो अवस्था है, G1 S ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर एक चेक पॉइंट उपस्थित होता है।
एक चेक पॉइंट कहाँ उपस्थित है, G1 S ट्रांजिशन में, G1 फेज को छोड़ रही है सेल और S फेज में एंटर हो रही है, तो पहला चेक पॉइंट वहाँ पर उपस्थित है, जिसे हम G1 S चेक पॉइंट कहते हैं। द Z2 चेक पॉइंट एट द Z2 M ट्रांजिशन, ये वाला है जहाँ पे सेल G2 फेज और को छोड़ रही है और M फेज में एंटर हो रही है, जिसे हम G2/M ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं, चेक पॉइंट कह सकते हैं। मतलब सेल साइकिल G2 को तो छोड़ रही है, G2 का जस्ट अबाउट टू कंप्लीट है और M में एंटर होने वाला है, तो इस फेज पर एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम G2 चेक पॉइंट कहते हैं। और तीसरा जो चेक पॉइंट है इसे हम स्पिंडल चेक पॉइंट कहा जाता है। स्पिंडल चेक पॉइंट ये कहाँ पर उपस्थित है, ये एम फेज के अंदर उपस्थित होता है। एम फेज हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एम फेज को हम खुद दो भागों में बांट सकते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को 4 फेजेस में बांटा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसके अंदर जो मेटाफेज और एनाफेज है, इसके मध्य का जो ट्रांजिशन स्टेज है या संक्रमण अवस्था है, वहाँ पर ये तीसरा चेक पॉइंट उपस्थित होता है, जिसे हम स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। मेटाफेज से एनाफेज की तरफ जब सेल साइकिल जा रही है तो उस दौरान तीसरा चेक पॉइंट आता है, जिसे हम स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हमारा पहला जो चेक पॉइंट है जिसे हमने G1 चेक पॉइंट कहा था, ये G1 और S के मध्य में, मतलब G1 पूरा आप देख रहे हैं कि G1 तो जस्ट कंप्लीट हो गया है और सेल साइकिल जो है वो S फेज में एंटर हो रही है, तो इस जगह पे जिसे हम G1/S ट्रांजिशन स्टेज कह सकते हैं, वहाँ पर ये चेक पॉइंट उपस्थित होता है, पहला चेक पॉइंट, जिसे हम G1 चेक पॉइंट कहते हैं। क्योंकि अगला जो फेज़ है, एस फेज़ जो है, ये डीएनए सिंथेसिस का फेज़ है, तो G1 में ये जो चेक पॉइंट है ये देखता है कि सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का जो रेशो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर है तो सेल आगे के फेज़ में जाने के लिए तैयार है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो सेल को वहाँ पे हॉल्ट कर लिया जाता है, सेल को वहीं रोक लिया जाता है कि नहीं, अभी ये प्रॉपर इनका जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर नहीं है, वो रेशो सही नहीं है। जब तक ये रेशो सही नहीं होगा सेल आगे डिवीज़न के लिए नहीं जाएगी, सेल साइकिल में नहीं जाएगी। तो इसको हम कहते हैं G1 सेल चेक पॉइंट। इसके बाद में एस फेज़, अगर ये प्रॉपर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल क्या होगी, एस फेज़ में एंटर हो जाएगी। G1 चेक पॉइंट अगर सही है, G1 चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है, तो सेल कहाँ चली जाएगी, एस फेज़ में चली जाएगी। एस फेज़ का मतलब है सिंथेसिस फेज़, जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। एस फेज़ को पार करने के बाद में सेल जाती है G2 फेज़ पर। G2 फेज़ पर, G2 फेज़ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही G2 और M के बीच में भी दूसरा जो है दूसरा चेक पॉइंट उपस्थित है, जिसे हम कहते हैं G2 सेल चेक पॉइंट। ये G2 और M के बॉर्डर पर है, इसलिए हम इसको G2/M ट्रांजिशन चेक पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस चेक पॉइंट पे सेल साइकिल में क्या देखा जाता है, एक तो सेल की साइज़ देखी जाती है कि सेल साइज़ प्रॉपर है या नहीं है, डिवीज़न के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन जो हुआ है एस फेज़ में, इसके पीछे जो एस फेज़ में डिवीज़न जो हुआ है वो सही है या नहीं है, यानी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई डीएनए रेप्लिकेशन में, कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया, कोई त्रुटि तो नहीं आ गई है। क्योंकि अगर एरर आ गया है तो बहुत चांसेस हैं कि कोई म्यूटेशन हो सकता है, कोई उत्परिवर्तन हो सकता है जो मतलब ऐसा जो गलत उत्परिवर्तन है उससे ऑर्गेनिज्म को नुकसान ही होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे डैमेज को रोकने के लिए सेल को वहाँ पे रोक लिया जाता है, उस चेक पॉइंट पे उसकी जांच होती है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन अगर प्रॉपर है तो सेल आगे फर्दर सेल साइकिल में आगे के फेज़ में जाने के लिए तैयार है, और अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसको वहीं रोक लिया जाता है, हॉल्ट कर लिया जाता है।
अब अगर ये डीएनए डैमेज, वही बात है, अगर रिपेयरेबल है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, और अगर रिपेयरेबल नहीं है तो सेल कहाँ चली जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में चली जाएगी। सेल अपने आप को खुद को नष्ट कर लेगी, जिसे हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये प्लान्ड, खुद सेल अपना प्लान्ड तरीके से उसको उसकी डेथ की होती है। तो ये है हमारा सेकंड चेक पॉइंट, G2 सेल चेक पॉइंट। प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जांच इसमें की जाती है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर है और कहीं कोई सेल साइकिल में कहीं कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेल एंटर हो जाती है एम फेज़ में। एम फेज़ में वही प्रोफेज़, मेटाफेज़, मेटाफेज़ तक सेल चलती है, सेल साइकिल चलती है, सेल डिवीज़न होता है। मेटाफेज़ से सेल जब एनाफेज़ में आती है तो तीसरा चेक पॉइंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे मेटाफेज़ में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिड में आकर के जो है मिड में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये सेल है तो ये आप देख रहे हैं, ये स्पिंडल अपैरेटस है, और यहाँ पे इस तरीके से मिड में जो है ये हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, असेंबल हो गए मेटाफेज़ के दौरान। जैसे ही एनाफेज़ आएगी वैसे ये क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचे चले जाएंगे। इधर वाले जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, और ऊपर वाले जो इधर के हैं ये इस साइड आ जाएंगे, और धीरे धीरे सेल साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एनिमल सेल के दौरान, यहाँ पे फरो बनेगी और डिवीज़न होगा। तो जो ऊपर के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, और नीचे वाले नीचे, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, और दोनों का जो बंटवारा है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। प्रत्येक सेल को, जो डॉटर सेल्स हैं उनको समान संख्या में गुणसूत्र उपस्थित होंगे, उनकी कोशिका में, प्रत्येक पुत्री कोशिका में समान संख्या में गुणसूत्र या सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो मेटाफेज़ और एनाफेज़ के मध्य में ये चेक किया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स जा रहे हैं या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जा रहे हैं काइनेटोकोर से अलग होकर के, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पहले तो ये देखा जाता है कि मध्य में सही अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ, प्रॉपर अलाइनमेंट है या नहीं है। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो उसको चेक पॉइंट, वहीं सेल को रोका जाता है और उनका अलाइनमेंट सही किया जाता है। और अगर अलाइनमेंट सही है तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं वो सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही हैं, जो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों डॉटर सेल्स में वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चेक किया जाता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट के द्वारा। अब हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं जीवन चेक पॉइंट। इन दिस चेक पॉइंट अ सेल चेक्स वेदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस आर राइट फॉर डिवीजन। जीवन में ये देखा जाता है कि सेल के जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो आगे सेल के विभाजन के लिए सही है या नहीं है। जैसे कि इन एनी ऑफ द डीएनए डैमेज, कोई अंदर कोई भी जो डीएनए है वहाँ पे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। इज द सेल लार्ज इनफ टू डिवाइड और नॉट, जो सेल का न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है उसका जो रेशो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो सेल आगे विभाजन के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो रेशो प्रॉपर नहीं हो जाता सेल आगे डिवीज़न के लिए नहीं जाएगी। वो प्रॉपर है तो सेल आगे डिवीज़न के लिए जा सकती है। डज द सेल हैव इनफ एनर्जी रिजर्व्स और अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू डिवाइड और नॉट, और साथ ही साथ जो सेल के डिवीज़न के लिए आवश्यक जो भी एनर्जी रिजर्व्स हैं वो है या नहीं है, जो डिवीज़न की जो पूरी तैयारी है, पूर्व तैयारी, वो है या सही तरीके से है या नहीं है, इसके बारे में सुनिश्चित किया जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिजर्व प्रॉपर हैं तो सेल आगे डिवीज़न के लिए जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। If a cell does not get the positive signals which it needs at the G1 checkpoint, it may leave the cell cycle and enter a resting stage called G0 phase. Some cells stay permanently in go while others resume dividing if conditions improve. G1 checkpoint पर सेल्स को अगर पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं यानी सब कुछ सही है
तब तो वो एस फेज़ में चली जाएगी। अगर पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं तब तो वो कहाँ चली जाएगी, एस फेज़ में, और एस फेज़ से आगे अपना प्रॉपर डिवीज़न करती रहेगी। अगर पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, यानी नेगेटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं कि सेल में कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नेगेटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो सेल साइकिल को छोड़ देती है, सेल साइकिल को लीव कर देती है और एक रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, एक शांत अवस्था में चली जाती है, एक क्विसेंट स्टेज में चली जाती है, जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं। कुछ कोशिकाएं जो हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, नर्व सेल्स हैं, वो परमानेंटली G0 स्टेज में रहती हैं, जबकि बाकी की जो कोशिकाएं हैं, मोस्टली जो कोशिकाएं होती हैं, वो केवल बेहतर कंडीशन का इंतज़ार करती हैं, उनके अंदर जो त्रुटि है उसको सही किया जाता है, और जैसे वो त्रुटि ख़त्म हो जाती है और बेहतर कंडीशंस आ जाती हैं, वो वापस से G0 फेज़ को छोड़ करके वापस से आ जाती हैं, सेल साइकिल में एंटर हो जाती हैं और एस फेज़ की तरफ वो बढ़ जाती हैं। G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट पे क्या क्या होता है? एट दिस स्टेज द सेल विल चेक इफ़ एनी ऑफ द DNA डैमेज, क्योंकि जो कोई भी DNA है उसमें कहीं कोई डैमेज नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो, एंड वॉज द DNA कम्प्लीटली कॉपीड ड्यूरिंग एस फेज़। और दूसरा कि एस फेज़ के दौरान जो DNA है उसकी वो कम्प्लीटली कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, उसकी कॉपी हुई है या नहीं हुई है। इफ़ एरर आर डिटेक्टेड, अगर मतलब एस फेज़ क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है, उस रेप्लिकेशन में हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटि रही हो, अगर कोई एरर मिलता है तो सेल विल पॉज एट द G2 चेक पॉइंट टू अलाउ फॉर रिपेयर्स। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो रोक लिया जाएगा और उसकी रिपेयरिंग की जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी त्रुटि है, उसकी रिपेयरिंग की जाएगी। If the checkpoint mechanism detect problem with the DNA, the cell cycle is halted and the cell attempts to either complete DNA replication or repair the damaged DNA. यानी अगर उस दौरान कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अगर DNA डैमेज है तो उस DNA की डैमेज को सही किया जाएगा, नहीं तो हो सकता है रेप्लिकेशन को ही दोबारा से सही से किया जाए। और अगर ये डैमेज जो है वो इररिपेयरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा त्रुटि है और वो सही होने की कंडीशन में नहीं है, तब सेल जो है वो एपोप्टोसिस में चली जाती है। एपोप्टोसिस एक प्रकार का प्रोग्राम सेल डेथ है। इसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, और सेल किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग के थ्रू सेल डेथ में चली जाती है, किस तरीके से खुद को नष्ट कर लेती है। अगर जैसे क्योंकि ये बहुत आवश्यक भी है, अगर सेल प्रोग्राम सेल डेथ के दौरान खुद को नष्ट नहीं करती है तो वो जो त्रुटि उसमें है वो डिवीज़न के दौरान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, हर आगे की आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो त्रुटि चलती जाएगी और ये एक म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहद ही जीवों के लिए हानिकारक है, और कैंसर भी इससे क्रिएट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को वहीं का वहीं रोक लिया जाए, उसी कोशिका में ही रोक लिया जाए, इसलिए सेल क्या करती है, खुद को वहीं का वहीं, अगर वो डैमेज जो भी है वो रिपेयरेबल नहीं है, वो सही नहीं हो सकता, तो वो सेल को सिग्नल्स मिलते हैं कि तुम खुद को नष्ट कर लो, तो सेल खुद को नष्ट कर लेती है। अगर वो सेल खुद को नष्ट कर लेती है तो इस टाइप का कोई इन्फ्लामेशन भी आसपास नहीं फैलता है। इस प्रोसेस को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहते हैं। इट इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, खुद को डिस्ट्रक्ट करने की एक क्रियाविधि है। इंश्योर्स दैट डैमेज्ड DNA इज़ नॉट पास्ड इनटू डॉटर सेल्स एंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग कैंसर, जो कि इंश्योर करती है कि जो भी त्रुटि हुई है वो उसी सेल में ही रह गई है, आगे फर्दर जो जनरेशन्स हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, उनमें वो म्यूटेशन नहीं गया है, और ये म्यूटेशंस को और कैंसर को दोनों को रोकने के लिए मददगार है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तीसरा जो चेक पॉइंट है जिसे हम मेटाफेज चेक पॉइंट कहते हैं, ये मेटाफेज के दौरान होता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इस चेक पॉइंट को रेगुलेट करता है। इस चेक पॉइंट को हम स्पिंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल जो है उसमें उसको चेक किया जाता है, क्रोमोसोम्स के अलाइनमेंट को देखा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के वितरण को देखा जाता है कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, दोनों डॉटर सेल्स में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। दिस चेक्स वेदर ऑल क्रोमोसोम्स आर properly attached to the spindle or not. This also governs the alignment of the chromosomes and integrity of the spindles. तो ये इसमें हमने पढ़ा कि किस कहाँ पर
चेक पॉइंट्स होते हैं, कितने चेक पॉइंट्स होते हैं और वो चेक पॉइंट्स क्या चेक करते हैं। अगर चेक पॉइंट्स में कहीं भी कोई डैमेज है तो सेल साइकिल प्रॉपरली नहीं होगी, तब तक नहीं होगी, वो सेल वहीं पे हॉल्ट हो जाएगी जब तक वो प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर लिया जाता है। अगर वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है तो सेल प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेगी, और अगर वो रिपेयरेबल है तो वो उस रिपेयर को उसकी प्रॉपर रिपेयरिंग की जाती है और उसके बाद ही सेल आगे साइकिल में बढ़ती है। तो ये बेहद ज़रूरी है प्रॉपरली तरीके से सेल को साइकिल अपनी चलाते रहने के लिए, ये चेक पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव सिग्नल्स हैं और कौन कौन से निगेटिव सिग्नल्स हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। थैंक यू।